बुक है द करेज टू बी डिसलाइक्ड बाय इशिरो कशिमी एंड फुमिताके कोगा। साइकोलॉजी की दुनिया में सिगमंड फ्रॉयड और कार्ल यूंग और एल्फ्रेड एडलर बहुत ही बड़े नाम हैं। इस बुक में एडलर की फिलॉसफी और साइकोलॉजी को यूज करके एक सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से जीवन में कैसे हैप्पी रह सकते हैं, इनका आंसर दिया गया है। ये बुक लाइफ चेंजिंग साबित हो सकती है। इसमें एक फिलॉसफर और एक यंग मैन के बीच की बातचीत से जीवन के कुछ पहलुओं को समझाने की कोशिश की गई है। एक यंग मैन जिसके अकॉर्डिंग हैप्पीनेस बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, वो लाइफ से सेटिस्फाई नहीं है, एंग्शियस है। वो फिलोसोफर से अपने क्वेश्चंस पूछता है, क्या लाइफ सिंपल है? तो फिलोसोफर कहते हैं ये दुनिया भी और ये लाइफ भी सिंपल है। जो इश्यूज हम फेस करते हैं वो भी सिंपल हैं। तो यंग मैन कहता है कि बचपन में सब सिंपल लगता था क्योंकि तब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, कोई टैक्सेस पे नहीं करने थे। लेकिन जब वो बड़ा होता है तो समझ पाता है कि सोसाइटी में कितने डिस्क्रिमिनेशंस हैं, वॉर है, इनइक्वालिटी है, जो वो बचपन में नहीं समझता था। एक जमाना था जब लोग रिलीजन में बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। तब धर्म की बातों को आंख मूंद कर मान लिया जाता था। पर अब तो लोग रिलीजन की पावर को भी नहीं मानते, वो भी खत्म होती जा रही है। लोग गॉड में भी विश्वास नहीं करते। सभी लोग एंजाइटी और डाउट से भरे हुए हैं। सभी लोग अपने अपने लिए जी रहे हैं। रिलेशनशिप्स कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं। तो फिलोसोफर आंसर करते हैं, दिस इज नॉट बिकॉज द वर्ल्ड इज कॉम्प्लिकेटेड। ये इसलिए है कि आप दुनिया को कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो। कोई भी ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में नहीं रहता, बट इंस्टेड सभी लोग सब्जेक्टिव वर्ल्ड में रहते हैं, जिसको हमने खुद मीनिंग दिया है। मीन्स जो दुनिया तुम देखते हो और जैसी दुनिया मैं देखता हूं, दोनों डिफरेंट है, दोनों का पर्सपेक्टिव अलग है। इसलिए तुम अपनी दुनिया किसी दूसरे के साथ शेयर कर ही नहीं सकते। इट्स इम्पॉसिबल टू शेयर योर वर्ल्ड विद एनीवन एल्स। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, वो एक कुएं का पानी होता है, वो पूरा साल सेम टेम्परेचर पे रहता है, 18 डिग्री पे। ये एक ऑब्जेक्टिव नंबर है, सेम। आई मीन ये सबके लिए सेम है, चाहे कोई भी इसको मेजर करे। लेकिन जब लोग इसको समर में पीते हैं तो ये कूल लगता है, और जब लोग इसको विंटर में पीते हैं तो ये वार्म लगता है। जबकि पानी का टेम्परेचर सेम है, 18 डिग्री अकॉर्डिंग टू थर्मामीटर। दे वे इट सीम्स डिपेंड ऑन वेदर इट्स समर और विंटर। और ये कोई इल्यूजन भी नहीं है। तुम पानी की कूलनेस या वार्मथ को डिनाई नहीं कर सकते जब तुम इसको पीते हो। द वेल वाटर इज एन अनडिनाएबल फैक्ट। दैट्स व्हाट इट मीन्स टू लिव इन योर सब्जेक्टिव वर्ल्ड। तुम अपनी सब्जेक्टिविटी से बच नहीं सकते या भाग नहीं सकते। एट प्रेजेंट तुमको दुनिया कॉम्प्लिकेटेड और मिस्टीरियस लगती है, लेकिन यदि तुम चेंज होते हो तो वर्ल्ड ज्यादा सिंपल दिखता है। तो ये इशू ये नहीं है कि दुनिया कैसी है, इश्यू ये है कि तुम कैसे हो। यदि तुम वर्ल्ड को डार्क ग्लासेस से देखोगे तो नेचुरली हर चीज डार्क दिखेगी। बट इफ दैट इज द केस, तुम दुनिया की डार्कनेस पर रोते रहने के बजाय तुम ग्लासेस उतार दोगे, रिमूव कर दोगे। लेकिन शायद तब तुमको दुनिया ज्यादा ब्राइट दिखेगी। तब तुम अनिच्छा से इनवॉलेंटरी आंखें बंद कर लोगे। शायद चश्मे दोबारा पहनने चाहोगे। बट कैन यू इवन टेक देम ऑफ
इन द फर्स्ट प्लेस? कैन यू लुक डायरेक्टली एट द वर्ल्ड? क्या आप में इतना साहस है? ऑफ कोर्स आप चेंज हो सकते हैं और आपको हैप्पीनेस मिल सकती है। इनफैक्ट सभी बदल सकते हैं विदाउट एक्सेप्शन एंड फाइंड हैप्पीनेस। अब यंग मैन फिलोसोफर से एग्री नहीं करता। वो कहता है कि यदि लोग चेंज हो सकते होते तो वो इतना समय ये विश करने में वेस्ट नहीं करते। यदि चेंज होना इतना इजी होता। वो कहता है चाहे लोग कितना भी चाहे पर वो बदल नहीं पाते। चाहे वो कितना भी सेल्फ हेल्प सेमिनार्स अटेंड कर ले, जहां उनको सिखाया जाए कि वो कैसे बदल सकते हैं। वो कहता है उनका एक फ्रेंड है जो जॉब करना चाहता है लेकिन वो बाहर जाने से डरता है। उसको पैनिक अटैक आ जाता है। वो बदलना चाहता है पर वो बदल नहीं पा रहा। हो सकता है उसके पास्ट में कोई ऐसा कारण रहा हो या कॉज रहा हो। ही मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड अ काइंड ऑफ ट्रॉमा फ्रॉम पेरेंट्स और स्कूलमेट्स। क्योंकि कॉज होता है तभी इफेक्ट होता है। अब यहाँ फिलोसफर उसको समझाते हैं कि इस दुनिया में सभी कुछ पास्ट इंसिडेंट्स की वजह से है। तो इस तरह से तो जिनका पास्ट तुम्हारे फ्रेंड की तरह से है उनको सेम इफेक्ट फेस करने होंगे। मीन्स कॉजेज कंट्रोल द इफेक्ट्स। पास्ट डिटरमाइन करेगा प्रेजेंट को। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम डिटरमिनिज्म या फैटलिज्म में बिलीव करते हैं। इसका अर्थ है कि हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर ऑलरेडी डिसाइडेड है बाय पास्ट अकरेंसेस और इनको बदला नहीं जा सकता। एडलेरियन साइकोलॉजी पास्ट कॉजेज को नहीं मानती। वो प्रेजेंट गोल्स की बात करती है। तुम्हारा फ्रेंड एक्चुअल में बाहर निकलना ही नहीं चाहता। सो ही इज क्रिएटिंग अ स्टेट ऑफ एंजाइटी एंड फियर एज अ मीन्स टू अचीव दैट गोल। उसका गोल है बाहर न जाना। वो सीख कर दिखने का बहाना नहीं बना रहा। उसकी एंजाइटी और फियर की फीलिंग रियल है। बट उसको टेलियोलॉजी कहते हैं, जो रीजन या तर्क या एक्सप्लेनेशन हमारे गोल को सर्व करता हो। कभी कभी इसमें ऐसे सिम्टम्स दिखाई भी दे सकते हैं जो उस व्यक्ति ने उस गोल को अचीव करने के लिए क्रिएट किए थे, जैसे माइग्रेन, स्टमक क्रैम्प्स। जैसा कि तुम्हारा फ्रेंड के केस में है, उसको बाहर ना जाने का फियर, उसमें पैनिक अटैक आता है। एटियोलॉजी और टेलियोलॉजी में डिफरेंस होता है। एटियोलॉजी में पास्ट के कॉज और टेलियोलॉजी में पर्पस होता है रादर देन कॉज। फिलोसफर डिटेल में एटियोलॉजी और टेलियोलॉजी का डिफरेंस समझाते हैं। सपोज किसी व्यक्ति को हाई फीवर है और वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसे कहता है कि तुम्हारे सिक होने का कारण ये है कि तुम कल बिना ठीक से कपड़े पहने गए और तुमको ठंड लग गई और तुम भीग गए थे और व्हाटएवर। तो ये एटियोलॉजी का स्टांस हुआ। मीन्स सिर्फ उन्होंने कारण बताया बीमार पड़ने का। यही काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट भी करते हैं कि तुम इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो पास्ट के किसी कॉज की वजह से। The arguments concerning so-called traumas is typical of etiology. एडलेरियन साइकोलॉजी ट्रॉमा को डिनाई करती है। इस साइकोलॉजी में एक नया रेवोल्यूशनरी पॉइंट है फ्रॉयड व्यू ऑफ ट्रॉमा के मुकाबले में। फ्रॉयड ने कहा कि किसी भी पर्सन की साइकोलॉजी में जो घाव है वो उसकी प्रेजेंट अनहैप्पीनेस का कारण है। यानी पास्ट में उसके साथ जो भी हुआ वो व्यक्ति उस वजह से दुखी है।
बट एडलर ट्रॉमा को कारण नहीं मानते। ट्रॉमा का सक्सेस और फेलियर के साथ कनेक्शन नहीं है। हम ट्रॉमा या शॉक की वजह से सफर नहीं करते, बट इंस्टेड वी मेक आउट ऑफ देम whatever suits our purpose, or the meaning we give them is self determining। मीन्स हम उस ट्रॉमा या एक्सपीरियंस को वो बना देते हैं जो हमें सूट करता है, हमारे पर्पस को सूट करता है। ही इज नॉट सेइंग दैट एक्सपीरियंसेस ऑफ हॉरिबल कैलेमिटी और अब्यूज ड्यूरिंग चाइल्डहुड, ये ऐसा नहीं है कि ऐसी घटनाएं हमारी जिंदगी में नहीं होती। ऐसी घटनाएं हमारी पर्सनैलिटी को बनाने में काफी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रखती हैं। वो पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करती हैं या पर्सनैलिटी बनाती हैं। बट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन इन्फ्लुएंसेस से एक्चुअल में कुछ भी डिटरमाइन नहीं होता। योर लाइफ इज नॉट समथिंग दैट समवन गिव्स यू, बट समथिंग यू चूज योरसेल्फ। आपकी लाइफ वो नहीं है जो आपके लिए कोई चूज करे, बल्कि वो है जो आप अपने लिए चूज करते हो। आप ही हो जो डिसाइड करते हो कि आपको कैसे जीना चाहते हो आप। योर फ्रेंड इज क्रिएटिंग एंजाइटी एंड फियर एज हिज रीजन टू स्टे इनसाइड। इस तरह के केसेस में नॉर्मली लोग अटेंशन पाने के लिए भी सब करते हैं, रादर ऐसे लोगों के बीच में जाना जहां लोग उन पर ध्यान ही नहीं देते। हालांकि शायद वो अपनी ऐसी स्थिति से खुश नहीं है और सेटिस्फाई भी नहीं है। लोग एंगर की फीलिंग को फैब्रिकेट करते हैं। अब यंग मैन अपनी एक इवेंट शेयर करता है कि कल कॉफी हाउस में वेटर ने उसकी जैकेट पे कॉफी स्पिल कर दी। तो जैकेट वो मेरे को बहुत पसंद थी, तो मैं वेटर के ऊपर काफी लाउडली चिल्लाया और एंगर किया। तो क्या यहाँ गुस्सा करने के पीछे भी कारण नहीं छिपा था? इज देयर एनी रूम फॉर अ गोल टू बी इन्वॉल्व हियर? मुझे अचानक ही गुस्सा आया, यहां तो कोई गोल इन्वॉल्व नहीं था। तो फिलोसफर कहते हैं तुमको इतना गुस्सा आया कि तुम चिल्लाए, हालांकि तुम नॉर्मली भी सही तरीके से अच्छे मैनर में वो बात कह सकते थे। हालांकि तुम भी एक बहुत ही अच्छे गुड मैनर्ड इंसान हो, फिर भी तुम खुद को नहीं रोक पाए। लेकिन यदि वहां तुम्हारे ऊपर चाकू गिर जाता, जैसे अचानक कॉफी गिरी थी, तो क्या तुम इतना गुस्सा हो जाते कि तुम उस वेटर को स्टैप कर देते, चाकू घोंप देते? क्या तब भी तुम यही कहते कि मैं एंगर में कंट्रोल नहीं कर पाया, ये अवॉइडेबल नहीं था? तो यंग मैन कहता है ये तो बहुत ही एक्सट्रीम आर्ग्यूमेंट केस आप बता रहे हो। तो फिलोसफर कहते हैं नो, ये एक्सट्रीम आर्ग्यूमेंट नहीं है। इफ वी प्रोसीड विद योर रीजनिंग, जो ऑफेंस या जो अपराध एंगर में किया जाता है उसे हम यह कहकर पीछा छुड़ा लेते हैं कि ये गुस्से में हो गया, एंगर में हो गया। मीन्स एंगर को दोष दे देते हैं। वो पर्सन इस बात की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने एंगर पे डाल देता है, खुद को बचा लेता है। लाइक मेरी कोई गलती नहीं थी, गुस्से में ऐसा हो गया। तुम कह रहे हो पीपल कैन नॉट कंट्रोल देयर इमोशंस। You did not fly into a rage and then start shouting. एक्चुअल में ऐसा हुआ, इट इज सोली तुम गुस्सा हुए ताकि तुम शाउट कर सको, या यूं कहें कि अपनी शाउटिंग वाले गोल को फुलफिल करने के लिए तुमने एंगर की इमोशन क्रिएट की। शाउट करके तुम वेटर को कंट्रोल करना चाहते थे और चाहते थे कि वो तुम्हारी बात सुने, इसलिए तुमने एंगर की इमोशन को फैब्रिकेट किया। तुम अपनी बात बिना आवाज ऊंची किए भी कह सकते थे। वेटर शायद तुमसे फिर माफी भी मांग लेता,
और तुम्हारी जैकेट भी साफ कर देता, ड्राई क्लीन करा देता। तुम शायद ये सब जानते भी थे, तब भी तुमने शाउट किया। फिलोसफर उसको एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे एंगर को एक टूल की तरह से यूज किया जाता है, जो हम यूज करते हैं जब भी हमें जरूरत पड़ती है। एक दिन एक औरत अपनी डॉटर को चिल्ला चिल्लाकर उसके साथ लड़ रही थी। तभी सडनली एक टेलीफोन बजता है। माँ टेलीफोन उठाती है, हर वॉइस स्टिल थिक विद एंगर। फोन उसकी डॉटर के टीचर का था। जैसे ही माँ ने सुना कि टीचर कॉल पे है, उसकी वॉइस की टोन चेंज हो गई। शी बिकेम वेरी पोलाइट और अगले 5-10 मिनट तक वो टीचर से सॉफ्ट जेंटल वॉइस में बात करती रही। जैसे ही वो फोन रखती है, उसका एक्सप्रेशन चेंज हो गया। वो फिर से डॉटर पे चिल्लाने लगी। मदर सिंपली अपने एंगर को अपनी डॉटर को ओवर पावर करने के लिए यूज कर रही थी, लाउड वॉइस के साथ। दिस इज व्हाट टेलियोलॉजी सेज। तो यंगमैन कहता है ह्यूमन इमोशंस को डिनाई नहीं किया जा सकता, बट अकॉर्डिंग टू यू इमोशंस आर नथिंग मोर देन टूल्स। इनको टूल की तरह से यूज करके हम अपने गोल्स अचीव करते हैं। ये नाहिलिज्म है। जो कुछ भी बिलीव नहीं करते, ऑल वैल्यूज आर बेसलेस एंड नथिंग कैन बी नोन और कम्युनिकेटेड। फिलोसफर कहते हैं इमोशंस होती हैं, इनको डिनाई नहीं कर सकते। एवरीवन हैज इमोशंस। Adlerian psychology is a form of thought, a philosophy that is diametrically opposite to nihilism. लोगों को इमोशंस कंट्रोल करनी आती हैं। पीपल आर नॉट कंट्रोल्ड बाय इमोशंस। इससे ये साबित होता है कि हमारा पास्ट हमको कंट्रोल नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे के पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया पास्ट में, ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है। जैसे कि कुएं का पानी वाला जो हमेशा 18 डिग्री पर रहता है। बट देन डज दैट डिवोर्स फील कोल्ड और डज इट फील वार्म? ये सब्जेक्टिव चीज है। पास्ट में चाहे कुछ भी हुआ हो, इट इज द मीनिंग दैट इज एट्रीब्यूटेड टू इट। उससे क्या कारण या क्या मतलब हमने निकाला, उससे किसी भी पर्सन का प्रेजेंट डिटरमाइन होगा। ऑफ कोर्स पास्ट की चीजों को बदला नहीं जा सकता, जैसे कि एटियोलॉजी में सिर्फ पास्ट के कॉज पर ही बंद कर रह जाते हैं एंड कभी भी हैप्पीनेस मिल ही नहीं सकती। यदि सब कुछ पास्ट ही डिसाइड करता है तो हम अपनी लाइफ को इफेक्टिव बनाने के लिए कोई स्टेप ले ही नहीं सकते। इसका क्या परिणाम होगा? ये एक तरह से नाइहिलिज्म या पेसिमिज्म होगा, जहां पर कोई होप नहीं है। लाइफ वैसी ही रहेगी जैसी थी। यह है फ्रॉयड की एटियोलॉजी, जहां डिटर्मिनिज्म और फेटलिज्म एक डिफरेंट फॉर्म में नाहिलिस्टिक व्यू प्रेजेंट करती हैं, जहां बदलाव की उम्मीद ही नहीं है। वहीं पॉसिबिलिटीज हैं कि लोग चेंज हो सकते हैं, मींस टेलियोलॉजी, जहां लोग फ्री विल से अपने को बदल सकते हैं, मींस ह्यूमंस आर नॉट लाइक मशीन्स। लोग पास्ट में हुए कारणों से प्रभावित ना होकर अपने गोल्स सेट कर सकते हैं जो वो चाहें। यंगमैन कहता है यदि मैं वो बनना चाहता हूं जो मैं नहीं हूं, सपोज मैं एक सोशल और जोवियल फ्रेंडली पर्सन बनना चाहता हूं, तो जैसा कि मैं बनना चाहता हूं, क्या मैं वो बन सकता हूं? मेरा एक फ्रेंड बहुत ही जोवियल है, मैं उसके जैसा बनना चाहता हूं। तो फर्स्ट स्टेप टू चेंज इज नोइंग। यंग मैन कहता है बट मैं वैसा बन ही नहीं सकता क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी बिल्कुल ही अलग है। फिलोसफर कहते हैं तो तुम वैसा क्यों बनना चाहते हो? तुम्हारा गोल क्या है? यंग मैन कहता है क्योंकि मैं उसको एडमायर करता हूँ, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। मैं सोचता हूँ मैं हैप्पियर पर्सन हूँगा यदि मैं अपनी दोस्त जैसा
जॉवियल और सोशल बन जाता हूं तो फिलोसफर कहते हैं तो क्या तुम अभी हैप्पी नहीं हो? ऐसा इसलिए कि तुमने खुद को प्यार करना नहीं सीखा। तुम अपने फ्रेंड जैसा बनोगे तभी तुम खुद को प्यार करोगे। तुम एक डिफरेंट पर्सन बनना चाहते हो। यदि तुम सच में खुश नहीं हो, इसका मतलब है थिंग्स आरंट राइट जस्ट एज दे आर। सो यहां एडलर फिलॉसफी यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम क्या हैं, बट हम उससे क्या बना सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यदि तुम वो बनना चाहते हो अपने फ्रेंड जैसा, तो तुम इस बात पर फोकस ना करके कि तुम कैसे हो, क्या हो, इंस्टेड तुमको फोकस करना है कि तुम इस इक्विपमेंट से क्या बना सकते हो। फोकस ऑन व्हाट यू कैन मेक ऑफ योर इक्विपमेंट। यंग मैन कहता है बट हम क्या हैं, कहाँ पैदा हुए, ये तो डिफरेंस होता ही है। कोई पुअर है, कोई रिच है, किसी के पेरेंट्स एब्यूजिव हैं, किसी को नाइस और कुछ भी बैकग्राउंड है। काफी ऐसे कारण हैं जो इग्नोर नहीं किए जा सकते। तो फिलोसफर उसका आंसर करते हैं, इट इज यू हु इज इग्नोरिंग रियलिटी। तुम इस बात पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो कि यदि तुम किसी अच्छी फैमिली में पैदा होते तो रियलिटी बदल जाती। एक्चुअली हम रिप्लेसेबल नहीं हैं, हमें रिन्यूअल की जरूरत है। तुम रियल हैप्पीनेस को फील करने में अनेबल हो। तुम कोई दूसरा पर्सन बनकर दोबारा पैदा होना चाहते हो, लेकिन तुम अभी इसलिए अनहैप्पी हो क्योंकि तुमने अनहैप्पीनेस खुद ही चूज की है, नॉट बिकॉज यू वर बॉर्न अंडर एन अनलकी स्टार। तुम दुनिया को कैसे देखते हो एंड तुम खुद को किस तरह से देखते हो, ये डिपेंड करता है तुम्हारे जीवन जीने के तरीके पर, क्योंकि ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम किस तरह से जीना पसंद करते हो। शुरू में तुमने ये चॉइस बनाई, शायद अनकॉन्शियसली, ऑफ कोर्स, शायद जो तुम्हारे एक्सटर्नल फैक्टर हैं जैसे रेस, नेशनलिटी या कल्चर, और मे भी तुम्हारे घर का वातावरण, उन फैक्टर्स का ऑफ कोर्स तुम पे इफेक्ट रहेगा। ये 10 इयर्स की एज तक डिसाइड हो जाता है। बट जो तुमने चूज किया अपने लिए, जैसा माहौल में तुम पैदा हुए, एटसेट्रा एटसेट्रा, बट ये तुम फिर से चूज कर सकते हो। ऑफ कोर्स तुम अपनी बर्थ को चूज नहीं कर पाए, फैमिली को, कंट्री को, तुमने निराशा फेस की। तुम उस समय तक विश करते हो किसी दूसरे के घर में पैदा होना, अलग सर्कमस्टांसेस में पैदा होना, बट you can't let it end here. The issue is not the past, but there is in the present. अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसी तरह से जीते रहोगे जैसा तुम अब तक जी रहे थे, या तुम नया लाइफस्टाइल चूज करना पसंद करोगे। इट्स एंटायरली अप टू यू। तुम तब तक नहीं बदल पाओगे जब तक तुम नहीं चाहोगे। तुम कहते हो तुम अनहैप्पी पर्सन हो, तुम अपने फ्रेंड जैसा बनना चाहते हो, इवन तुम चाहते हो अगले जन्म में एक डिफरेंट पर्सन बनना, तो तुमको अपना लाइफस्टाइल बदलना होगा। हालांकि तुमको इसमें काफी प्रॉब्लम्स भी आएंगी। देयर आर सम स्मॉल इनकन्वीनियंसेस एंड लिमिटेशंस। तुम शायद सोचोगे जो लाइफस्टाइल तुम्हारा अभी है वही प्रैक्टिकली सही है, जो चीजें जैसी हैं ठीक हैं। ये तो ऐसा व्यू है कि चेंज नहीं होना है। वहीं यदि तुम ये सोचते हो कि तुमको नया लाइफस्टाइल चूज करना है, तो ये तो कोई नहीं जानता कि तुम्हारा नया सेल्फ कैसा होगा, या तुमको क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ सकती हैं। इट विल बी हार्ड टू सी अहेड और टू द फ्यूचर। लाइफ में एंजाइटी होगी, शायद पेनफुल भी होगी। इसीलिए ज्यादातर लोग क्या करते हैं, चेंज होना नहीं चाहते। निराशा आ जाती है क्योंकि बदलाव के प्रोसेस में काफी चैलेंजेस हैं।
इसलिए लोग प्रिफर करते हैं कि जैसा चल रहा है ठीक है, जैसे ओल्ड कार को चलाते हुए होता है। वो प्रॉब्लम देती है बट इट्स ओके। यदि तुम बदलना चाहते हो तो उसके लिए करेज चाहिए। व्हेन वी ट्राई टू चेंज अवर लाइफस्टाइल वी पुट अवर ग्रेट करेज टू द टेस्ट। एडलेरियन साइकोलॉजी इज द साइकोलॉजी ऑफ करेज। तुम्हारी अनहैप्पीनेस पास्ट पर बेस्ड नहीं है, ना ही इन्वायरमेंट पर। यू कैन नॉट ब्लेम। और ये भी नहीं है कि तुम कॉम्पिटेंट नहीं हो, बस तुम में करेज की कमी है। यू आर लैकिंग इन द करेज टू बी हैप्पी। यंग मैन कहता है तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? वॉट डू आई नीड टू डू टू चेंज माई लाइफ? तो फिलोसफर उसको कहते हैं सबसे पहला स्टेप तुमको अपना करंट लाइफस्टाइल वहीं रोक देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल तुमने कहा कि तुम अपने फ्रेंड के जैसा बनना चाहते हो, तभी तुम हैप्पी होंगे। एज लॉन्ग एज यू लिव दैट वे इन द realm ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ इफ ओनली सच एंड सच वर द केस, तुम चेंज नहीं हो सकते, नेवर। क्योंकि तुम्हारा ये कहना काश मैं उस जैसा बन जाता, यही एक एक्सक्यूज है फॉर नॉट चेंजिंग। फिलोसफर समझाते हैं कि जैसे मेरा एक फ्रेंड है जो नॉवेलिस्ट है, वो नॉवेलिस्ट बनने का सिर्फ सपना देखता रहता है, लेकिन वो अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाता। कभी कहता है जॉब में बिजी हूं, कभी उसके पास नॉवल लिखने का टाइम नहीं है। लेकिन ये उसका नॉवल ना लिखने का असली कारण नहीं है। वो पॉसिबिलिटीज के realm में रहना पसंद करता है। कभी ये कहकर कि उसके पास टाइम नहीं है, ये होता वो होता, यदि ऐसा होता तो वो कर सकता था, वैसा होता तो वो कर सकता था। कभी प्रॉपर एनवायरनमेंट ना मिलने का कारण देकर, कभी कोई दूसरा कारण देकर। उसके पास टैलेंट की कमी नहीं है, यदि प्रॉपर एनवायरनमेंट मिले तो वो लिख सकता है। एक्चुअल में वो लिखना ही नहीं चाहता कि लोग उसकी रचना को क्रिटिसाइज करें, कहीं उससे अच्छा नॉवल ना लिखा जाए और उसे रिजेक्शन फेस करना पड़े। वो बिना कुछ करे ही कुछ भी बहाने बनाता रहता है, और जब वो 5 या 10 साल बाद कुछ दूसरा बहाना बनाने लगे कि अब वो यंग नहीं है, तो ही विल स्टार्ट यूजिंग अदर एक्सक्यूजेस, कभी बीमारी का, कभी फैमिली का। उसको एक्चुअल में नॉवल लिखना चाहिए। यदि वो रिजेक्ट भी होता है तो बी इट। यदि वो लिखता, वो ग्रो करता, या फिर उसे पता चलता कि उसे कुछ और करना चाहिए, आइदर वे ही वुड बी एबल टू मूव ऑन। दैट इज वॉट चेंजिंग योर करंट लाइफस्टाइल इज अबाउट। ही वॉन्ट गेट एनीवेयर बाय नॉट सबमिटिंग एनीथिंग। ये कहते रहना, आई मीन अलग अलग रीजंस देते रहना कि हम ये इसलिए नहीं कर पाए या उसलिए नहीं कर पाए, दैट इज मेकिंग लाइफ कॉम्प्लिकेटेड एंड टू डिफिकल्ट टू लिव हैप्पीली। इंडीड इट इज अ स्ट्रॉन्ग मेडिसिन। यदि तुम अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हो तो ये दुनिया को और खुद को मीनिंग देने का तरीका है। तब दुनिया से इंटरेक्ट करने का तुम्हारा तरीका बदलेगा और तुम्हारा बिहेवियर भी। ये देखने में मुश्किल लगता है, इट माइट सीम हार्ड, बट इट इज रियली क्वाइट सिंपल। पास्ट एग्जिस्ट नहीं करता यदि तुमने बदलने की ठान ली है तो। यू नीड सम टाइम ऑन योर ओन टू थिंक थिंग्स ओवर।